विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए क्लास 12 वितान भाग 2 से पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है जूझ। जूझ का सारांश लेकर आई हूँ। इसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए समय ना व्यतीत करते हुए पाठ का सारांश समझते हैं। जूझ ऐसी कहानी है जो कि एक बच्चे पर है। लेखक जो बहुत पढ़ने का मन है उसका, और लेकिन उसके साथ क्या होता है कि उसके पिता अपना जिम्मेदारी ना समझते हुए अपने बेटे से उससे सारा काम करवाते हैं। माँ साथ नहीं दे पाती है। माँ से वो कहते हैं सारा गांव का काम करता है। उसी पर आधारित ये कहानी है। जूझ मराठी के सुविख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एक उल्लेखनीय आत्मकथा उपन्यास है। इस पाठ में उपन्यास के कुछ अंश मात्र ही उद्धृत हैं। यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 से सम्मानित किया जा चुका है। जूझ एक किशोर द्वारा भीगे हुए जो भोगा हुआ है, वो स्वयं के द्वारा उसने जो भोगा है उसके ऊपर जो व्यतीत हुआ है, ऐसे जीवन के खुरदरे यथार्थ आंचलिक प्रवेश की एक जीवन कथा है। अपने बचपन को याद करते हुए लेखक कहता है कि मेरा मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था। कहते हैं लेखक कि वो बचपन में पाठशाला जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बेचैन रहते थे, परंतु उनके पिता उन्हें पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। क्यों नहीं भेजना चाहते थे? क्योंकि वो उससे सारा काम करवाते थे, खेत का काम करवाते थे, इसलिए उन्हें मेरा पाठशाला जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो लेखक यही बताते हैं कि मेरे पिता मुझे पढ़ने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब वो पढ़ने जाएगा पाठशाला तो उनके पीछे वो काम कैसे करेगा, इसलिए वो उसके समर्थन में कदापि नहीं थे। एक दिन की बात है जब लेखक साथ में कंडे थाप रहा था। कंडे होते हैं उपले, जो कि गाय या भैंस के गोबर से बनते हैं, जिसके जो ईंधन का भी काम करते हैं। तो जब अपनी माँ के साथ वो उपले पाथ रहा था, कंडे थाप रहा था, माँ की सहायता कर रहा था। अब लेखक की खासियत ये थी कि वो अपने पिता का भी काम करता था और अपनी माँ की भी सहायता करता था। तो वह अपनी माँ से पाठशाला जाने की इच्छा व्यक्त करता है, परंतु माँ भी आनंद लेखक के पिता से बहुत डरती थी। अब क्या करे वो? उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि अपने बेटे के लिए कुछ कह सके, इसलिए वह अपने बेटे का खुला समर्थन नहीं कर पाती थी। बात तो सुनती थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। लेखक स्वयं अपनी माँ से कहता है कि खेत के लगभग वे सभी काम खत्म हो गए जो मैं कर सकता था। अब लेखक उनसे सिफारिश करता है कि जो काम मेरे बस का था लगभग सभी मैंने खत्म कर लिया है, इसलिए तू मेरे पढ़ने की बात दत्ताजी राव सरकार से क्यों नहीं करती? वहाँ के जो प्रधान थे, वहाँ के जो उनका कार्य कर सकते थे, वो सक्षम थे कि बच्चे का साथ देते, तो उन्हीं से वो सिफारिश करने की बात करती है। चूंकि लेखक के पिता दत्ताजी राव के सामने नतमस्तक होते थे, अब लेखक को ये पता था कि अगर दत्ताजी राव जी के पास मेरी बात चली गई तो शायद पिताजी उसकी बात मान ले, उनकी बात, और उनकी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य थे। अगर वो ये जानता था कि अगर दत्ताजी राव तक ये मेरी बात पहुंच गई मेरे समर्थन में, वो मेरे पिताजी से कह सकते हैं और वो मानने के लिए बाध्य हो सकते हैं, माने वो मना नहीं कर पाएंगे यदि दत्ताजी राव से वो पाठशाला जाने की बात कर ले। रात के समय अब माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के घर अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बता देती है कि उसका पिता जो है सारा दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है। उसकी कोई औरत थी जिसके पास वो पूरा दिन गुजारता था, जिसके चलते ही वह अपने घर का काम नहीं करता था, अपने बच्चों और बीबी को का साथ नहीं देता था, और खेतों में काम आनंदा को करना पड़ता था, माने उसकी पत्नी को। यह बात सुनकर दत्ताजी राव चिढ़ गए और उन्होंने लेखक के पिता को समझाने का आश्वासन देकर दोनों को घर भेज दिया।
जब दोनों माँ बेटे ने अपनी बात दत्ताजी राव के पास रखी तो दत्ताजी राव ने उन्हें आश्वासन दिया और आश्वासन देकर उन्हें घर भेज दिया। दत्ताजी राव के बाड़े का बुलावा दादा पिताजी के लिए सम्मान की बात थी। माने दत्ताजी राव के घर से बुलावा आया तो उसके पिता के लिए सम्मान की बात थी, इसलिए बड़ी खुशी से उनके दादा दत्ताजी राव के बाड़े में जाते हैं। आधे घंटे बाद क्या होता है, बुलाने के बहाने लेखक भी वहां चला जाता है। दत्ताजी राव लेखक को भी वहीं बैठा लेते हैं। बातचीत में दत्ताजी राव लेखक से पूछते हैं कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो रे तू? लेखक कहता है, जी मैं 5वीं में पढ़ता था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। इसी प्रकार वो सारी बातें बताने का प्रयास करता है। वार्तालाप में लेखक दत्ताजी राव को यह बता देता है कि मुझे पाठशाला दादा नहीं जाने देते। बात ही बात में वो अपनी बात रख देता है कि मेरे ना जाने का कारण मेरे पिताजी ही हैं। दत्ताजी ने दादा पर खूब गुस्सा किया। तू लुगाई पत्नी और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूम रहा है। तो इस बात पर दत्ताजी राव उसे डांट लगाते हैं कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। दत्ताजी राव के बाड़े का बुलावा जब आता है तो वो चले जाते हैं और सारी बात वहां पर होती है और बात होने के बाद वो उनको डांट भी लगाते हैं। अंत में दत्ताजी आनंद लेखक को सुबह पाठशाला जाने को कहते हैं। दादा मेरे आनंद के पाठशाला जाने पर मान तो गए, माने वो उनके पाठशाला जाने पर मान तो गए, परंतु पाठशाला 11 बजे होती है। पाठशाला का समय 11 बजे था, इसलिए दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होने के बाद खेत से सीधे पाठशाला जाना, सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही ले आना, छुट्टी होते ही सीधा खेत में आना और जब खेत में काम अधिक हो तो पाठशाला से गैर हाजिर भी हो जाना आदि आदेश देते। मैंने उससे ये सारी बात कहलवा लेते हैं कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना होगा, तभी मैं तुम्हें मंजूरी दूंगा। तो आनंदा दादा की सारी बातें मंजूर कर लेता है। उसका मन आनंद से उमड़ पड़ता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो कुछ नहीं तो कुछ सही, पिता मान तो गए, भले ही मुझे काम करना पड़ेगा। परंतु दादा का मन आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए अभी भी नहीं था। हाँ, अगर किसी दिन खेत में नहीं आया तो गांव में जहां मिलेगा वहीं को चलता हूं। अब वो उसे धमकी भी देते हैं, अगर तू नहीं आया तो कभी भी तू कहीं भी मिलेगा तो मैं तुझे मारूंगा, पीटने की धमकी देते हैं। नहीं, तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का जो भूत सवार है ना, वो मुझे सब मालूम है। बलिस्टर नहीं होने वाला है तू। उन्हें उसे ताना देते हैं कि इतना पढ़ लेगा तो क्या बलिस्टर हो जाएगा। आनंदा गर्दन नीची करके खाना खाने लगता है, अपने पिता की बात सुनता है, फिर भी वह चुप ही रहता है। अब जब वो खाना खाता है, इसके बाद अगले दिन आनंदा का पाठशाला में जाना फिर शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। वह पाठशाला जाने लगा। वह गर्मी सर्दी हवा पानी भूख प्यास आदि की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। भाई, जब जिसके अंदर कुछ करने की जुनून हो, कुछ करने का चाह हो, तो सर्दी गर्मी कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखती। खेतों के काम की चक्की में पिसते रहने से अब उसे छुटकारा मिल गया था। खेतों के काम की चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार आनंदा को अधिक अच्छी लगती थी। जो स्कूल में पाठशाला में उसे छड़ी की मार पड़ती थी, उसमें उसे आनंद आने लगा था। वह इस मार को भी मजे से सहन करता था। अब जब वो पहले से ही इतनी सारी चीजें सह चुका था, उसकी सहन शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं थी, तो ये तो उसके लिए आनंद की बात थी। गर्मी की कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो गया। आनंदा यानी लेखक की 5वीं कक्षा में उसके पहचान के 2 ही लड़के थे। मैंने उसके जानने वाले 2 ही बच्चे वहां पे थे। उसकी पहचान के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ कक्षा में बैठना आनंदा को बुरा लग रहा था। लगता ही है अगर उसके साथ पढ़ने वाला कोई बच्चा उससे 1-2 क्लास आगे पहुंच जाए। लेकिन चलता है,
शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं जिसे पार करना होता है। पुरानी पुस्तकों को वह लट्ठे के बने बस्ते में ले गया था, लेकिन वे अब पुरानी हो चुकी थी। आनंदा लेखक की कक्षा में एक शरारती लड़का चौहान था कोई लड़का। वह सदा आनंदा की खिल्ली उड़ाया करता था, किसी ना किसी बात पे उसका मजाक करता था। वह उसके मैले गमछे को कक्षा में इधर उधर फेंकने लगता। इतने में मास्टर जी आ गए और गमछा टेबल पर ही रह गया। आनंदा की धड़कन बढ़ गई और उसका दिल धक धक करने लगा। पूछता से मास्टर को जब यह पता चला कि यह शरारत चौहान ने की है तो वे उसे खूब डांटते। लेखक के बारे में पूछने के बाद उन्होंने वामन पंडित की एक कविता पढ़ाई। छुट्टी के बाद भी कई शरारती लड़कों ने उसकी धोती कई बार खींची थी। आनंदा का मन उदास हो गया क्योंकि कक्षा में कोई भी अपना नहीं था, परंतु आनंदा ने पाठशाला जाना बंद नहीं किया। अब जब पाठशाला बच्चा जाता है तो उसे संगी साथी की भी आवश्यकता होती है, कभी उसकी मदद कर सके। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसके दोस्त बन ही जाएंगे। पाठशाला में मंत्री नामक मास्टर जी गणित पढ़ाया करते थे। जहां आनंदा पढ़ता था वहां पे जो मास्टर थे गणित पढ़ाते थे, वे प्रायः छड़ी का प्रयोग करते थे गणित पढ़ाते समय, बल्कि कमर में घूसा लगाते थे। जो शरारती बच्चे थे उनके सामने उधम नहीं मचा सकते थे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बहुत होशियार था। उसके सवाल अक्सर ठीक हुआ करते थे। कक्षा में उसका खूब सम्मान था। यह बसंत पाटिल आनंदा से उम्र में छोटा था, क्योंकि आनंदा ने पाठशाला छोड़कर गलती की थी, परंतु फिर भी मास्टर जी को कक्षा की मॉनिटरी आनंदा को ही सौंपनी पड़ी। आनंदा पहले से ज्यादा पढ़ाई करने लगा था, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता था। अब गणित के सवाल उसकी समझ में आने लगे थे। भाई अभ्यास करेगा कोई भी व्यक्ति तो उसे समझ आएंगे ही आएंगे। वह बसंत पाटिल के साथ दूसरी तरफ से बच्चों के सवाल जांचने लगा। फलस्वरूप आनंदा और बसंत पाटिल की दोस्ती जमने लगी। आनंदा और बसंत पाटिल की दोस्ती हो गई। मास्टर जी अब लेखक को आनंदा कहकर पुकारने लगे थे। आनंदा की मास्टरों के साथ आत्मीयता बढ़ गई थी, उसे सब चाहने लगे थे। पाठशाला में उनका विश्वास भी बढ़ गया। पाठशाला में नावा सोनलेकर मराठी के मास्टर थे। जब वे मराठी में कोई भी कविता पढ़ाते तो स्वयं भी उसमें खूब रम जाते। अब चूंकि ये मराठी कहानी है तो उनके पास सुरीला गला था, छंद की बढ़िया चाल थी, रसिकता थी। उन्हें मराठी की कविताओं के साथ अंग्रेजी की भी कविताएं कंठस्थ थी, वे याद थी। वे कविता को सुनाते सुनाते अभिनय भी किया करते थे। कविता सुनाते सुनाते उसे अभिनय में भी ले आते थे। अभिनय करते हुए जब कोई भी कविता की जाती है तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। वे स्वयं भी कविता किया करते थे। जब मास्टर जी अपनी लिखी कोई कविता सुनाते थे तो आनंदा उन्हें तल्लीनता के साथ बहुत रम कर सुनता था। वह अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लेता है। इसे कहते हैं अनुकरण। जब बच्चा अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनता है, उसका अनुकरण करता है, तो उसे उन सब बातों का ज्ञान हो जाता है। जब आनंदा खेत में काम करता था तो भी मास्टर जी के हाव भाव, यति, गति, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, जो जिसे हम कहते हैं आरोह और अवरोह के अनुसार ही गाया करते थे। वह कविता गाने के साथ साथ अभिनय भी करते थे। पानी से क्यारियां कब भर जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। पहले आनंदा को अकेलापन कचोटता था, परंतु अब वह कविता गाकर अपने अकेलेपन को खत्म कर सकता था। उसने अपने शिक्षक से कविता सीख ली थी। वह काम गीत गाते गाते, कविता गाते गाते कब खत्म कर लेता था उसे पता ही नहीं चलता था। अब वह अपने आप से ही खेलने लगा, बल्कि अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसके साथ कविता थी। क्योंकि अकेलेपन में वो कविताएं गाकर नाचता भी था और अभिनय भी करता था, ठीक अपने गुरु के तरह। अब वह कुछ अपनी भी कविताएं बनाने लगा। एक बार तो मास्टर जी के कहने पर उसने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने कविता सुनाई। मने उसका हौसला इतना बढ़ गया, उसकी इतनी सीख बढ़ गई
उसके अंदर हिम्मत आ गई। इस तरह आनंदा के अब कुछ नए पंख निकल आए थे, माने उसके अंदर हिम्मत रूपी पंख आ गए थे। अब वह अपने मराठी मास्टर के घर से एक काव्य संग्रह लाकर पढ़ता था। अब आनंदा को भी लगने लगा था कि वह खेतों और गांव के दृश्यों को देखकर कविता लिख सकता था। उसे अपने ऊपर ही विश्वास हो गया था। वह भैंस चराते धराते फसलों को जंगली फूलों पर तुकबंदी कर कविता लिखने लगा था। जब किसी रविवार को कोई कविता बन जाती तो सोमवार को मास्टर जी को जरूर सुना देता, दिखा देता। मास्टर जी आनंदा को शाबाशी दिया करते थे उसकी कविता पर। मास्टर जी यह भी बताते थे कि भाषा, छंद, लय, अलंकार और शुद्ध लेखन कविता को सुंदर बना देते हैं, उसमें चार चांद लगा देते। बिना इसके कविता हो ही नहीं सकती। मास्टर जी की ये सभी बातें मास्टर जी के नजदीक ले आई उसकी सारी बातें। अब वह शब्दों के नशे में डूबने लगा था। आपने देखा कि किस तरह से आनंदा अपने शब्दों के नशे में डूबने लगा था और वह कविता करने लगा था, उसे पढ़ाई में आनंद आने लगा था। तो आज इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मैं अपने अगले वीडियो में कुछ प्रश्नोत्तर के साथ पुनः मिलूंगी। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।